हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन तक। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज मेरे साथ हैं सिद्धांत जोशी सर, जो पोर्टल एकेडमी के एमडी एवं डायरेक्टर हैं। तो सर से आज चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के बाद लगातार मैसेज आ रहे हैं और रात में भी काफ़ी मैसेज आए कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लग सकती है और इस बार पेपर का लेवल क्या रहा। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर सर से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक तो यू सर, इस बार पेपर का लेवल क्या रहा? पिछले 3 एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखें तो इसको मॉडरेट श्रेणी में रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और लगभग 25-30 क्वेश्चन इतने इजी हैं कि जिसको कोई भी पहली बार देखे तो एमपीपीएससी इजी है, धोखा खा सकता है जी। लेकिन हाँ, वो सब चीज़ों के बीच जो कट ऑफ है, चूँकि इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम हैं, इससे कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई होने का चांस है। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि लगभग 1/3 स्टूडेंट्स इस बार कम भी हुए हैं। एग्ज़ाम हॉल में जो जनसंख्या रही एस्पिरेंट्स की, वो थोड़ी कम दर्ज की गई है। तो एक और ये दिख रहा है कि अपीयरेंस कम हुआ है, पेपर मॉडरेट होने की वजह से और नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 79 से 81 के बीच ये सेफ़ होगा जनरल बॉयज़ जो कैटेगरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर, यदि कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात की जाए, जनरल बॉयज़ में अगर 79-81 कह रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए वो दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे। 77 से 79 के बीच हो सकता है। इसके अलावा एक चार्ट मैं आपको देता हूँ, आप अपने फ्लैश कर दीजिएगा जी। वो उनके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि सुन के याद रखना कठिन काम होगा। जनरली होता यह है कि ओबीसी के लिए 2 नंबर कम और एससी के लिए 4 से 5 नंबर कम। 5 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। और एसटी महिला तक आते आते ये नंबर जो है 8 से 12 क्वेश्चन तक का गैप देखने को मिलता है। तो आप पैरामीटर उसको बना लीजिए और कैटेगरी वाइज उतने क्वेश्चन माइनस कर लीजिए, आप एग्जैक्ट डेटा तक पहुँच जाएंगे। जी सर। सर, आपको लगा हो कि इन प्रश्नों में आपत्ति लग सकती है, डिलीट हो सकती है, ऐसे कितने प्रश्न रहे इस बार? इस बार एक सुखद आश्चर्य है कि आयोग ने बहुत कम गलतियाँ की हैं, वरना आज तक के एग्ज़ाम में इतना फाइन लेवल पे जो काम हुआ है, निश्चित रूप से आयोग का सिंसियरिटी और जो प्रयास है वो दिखाई देता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन फिर भी लगता है कि मिस्टेक हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जिससे एक क्वेश्चन वो संविधान का है जो भाग 4 क वाला है, इसमें क नहीं था, भाग 4 होता तो आंसर सही बन जाता। एक मिस्टेक वो है। और दूसरा, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, उसमें परिभाषा ये आता है कि हर मौलिक अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछना एक आपत्तिजनक हो सकता है। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन में कॉमन सेंस लिया जाए और प्रीलिम्स का एक तरीका ये भी होता है कि जो ऑप्शंस 4 हैं उनमें से सही कौन होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्शन ना जाए और करेक्शन न लगे। अदरवाइज ये 2 क्वेश्चन इसमें मुझे चांस दिख रहा है कि शायद मिस्टेक्स हैं। जी सर। सर, जैसे कि इतने दिनों में जो प्रश्न की प्रकृति चेंजेस देखने को मिली, तो इस बार के पेपर में क्या चेंजेस विशेष कर? हाँ, पिछले 2 एग्जाम में मध्य प्रदेश के लगभग 35 से 38 क्वेश्चन तक आए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को एक एक्स्ट्रा एज देता है। क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए राजस्थान से, यूपी, बिहार, सभी जगह से, पूरे भारत भर से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है, पर मध्य प्रदेश के क्वेश्चन ज़्यादा आने से बाहर के लोगों को थोड़ा सा एक टफ कंपटीशन मिलता था। इस बार 25 क्वेश्चन का आना, एमपी से 25 क्वेश्चन है, तो वो 10 क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा एज था एमपी वालों के लिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक बराबरी पे गया। दूसरा, ये पहली बार है कि आयोग ने 10 यूनिट के 10-10 क्वेश्चन इक्वल लिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन क्लियर है कि आप किसी एरिया को अच्छे से पढ़ के किसी को छोड़ के सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर कवर करना पड़ेगा और ये होना भी चाहिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से 10 एरिया के पूरा प्रतिनिधित्व 100 क्वेश्चन में होना, ये एक अच्छी नई पहल कही जा सकती है। सर, जैसे कि अब जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको अब क्या रणनीति से तैयारी करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? क्या दोनों को साथ में लेकर तैयारी करना चाहिए या दोनों को अलग अलग तरीके से तैयारी करना चाहिए? दोनों प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, समग्रता वाली भी और पार्टीशन के साथ अलग अलग करने वाले भी। डिपेंड इस पे करता है कि स्टूडेंट की खुद की प्राथमिकता क्या है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्राथमिकता ये है कि मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मुझे फिलहाल नहीं सोचना। पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ देखना चाहते हैं, एक बार ट्राई करके अटेम्प्ट देखें कि मेरे लिए बना है, मैं इस फील्ड के लिए बनाऊँ या नहीं। तो इस बात पर डिपेंड करता है प्रीलिम्स अलग पढ़ें या मेंस साथ में पढ़ें। अगर आपका मूल उद्देश्य ये है कि ये काम करना है, तो मुझे लगता है प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों चीज़ों की तैयारी एक साथ होती है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल, यही अंतर है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में प्री और मेंस का। अगर फैक्चुअल पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स तैयार है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो मेंस तैयार है।
अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखें। तो मुख्य परीक्षा नाम ही रख दिया गया, मेंस, तैयारी तो उसी की करनी होती है सर। और अगर वो दोनों चीज़ें ठीक है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, तो बोलने की प्रैक्टिस कर लो तो इंटरव्यू की तैयारी पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो एग्जाम समग्रता के साथ तैयारी होनी चाहिए। पर हाँ, कुछ लोग जो देखना चाह रहे हैं एक बार, उनको कहो कि पूरा प्री प्लस मेंस पढ़ना चाहिए, तो शायद वो मेरी बात से डिसएग्री करें। पर बावजूद इसके मैं एक बात पूरी गंभीरता से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर आपने 1 साल पूरा स्टडी को दिया है तो MPPSC के फील्ड से आप खाली हाथ नहीं जा सकते। जी सर। है ना। तो सिलेक्शन होना सिर्फ आपके ईमानदारी से तैयारी पर डिपेंड करता है, अन्य किसी भी बात पर नहीं। सर, जो 2021 का इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? किस टाइप से तैयारी करना चाहिए उनको? आज की डेट में तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम लोग अभी मेंस भी दे रहे हैं। जी सर। तो पूरा फोकस मेंस पे कर लें। कारण ये कि मेंस की तैयारी पे इंटरव्यू की तैयारी ही है। तो अगर प्रॉपर वे में मेंस की तैयारी किया तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा पोर्शन एक बार रिवाइज हो जाएगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशंस, करंट अफेयर्स में आपके ओपिनियन, क्योंकि इंटरव्यू आपके ओपिनियन पर बेस्ड है। तो ओपिनियन हर चीज़ पे रखना, आपकी राय कायम करना, ये तभी पॉसिबल है जब इन डेप्थ स्टडी किया हुआ हो और करंट अफेयर्स साथ उसका इम्पैक्ट आपको पता हो। तो ये स्टडी आपको इंटरव्यू की ओर ले जाएगा। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करें, अपनी पर्सनालिटी को एक बार खुद ऑब्जर्व करें, देखें, चेक करें और जो कमियां हो सो ठीक करें। क्योंकि बोलने का प्रैक्टिस मेंस में आप जब लिखते हैं तो सोचना, विचार करना, दिमाग 2 लाइन आगे चलता है, हाथ 2 लाइन पीछे चल रहा होता है, एक गेप होता है सोचने और लिखने में। लेकिन जब आप बोलते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें कोई गेप नहीं होता। आपके विचार और जुबान ये साइमल्टेनियस एक साथ चलते हैं। इस प्रैक्टिस के लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होता है, जिसके लिए वो प्रैक्टिस, चाहे वो बोलने की प्रैक्टिस हो, अपने विचारों को रखने की प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस पे स्पेशल जोर है इंटरव्यू के लिए। सर, क्या कि इंटरव्यू का इससे पहले आपका एक वीडियो बनाया था बोर्ड का, तो काफ़ी लोगों को उससे मदद मिली। और यदि आपने देखा हो कहीं, तो एक गर्ल्स थी, हरियाणा से आई थी, तो उसने बोला कि सर आप सिलेक्शन तक से मैं हरियाणा से और MP का मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आपका वो इंटरव्यू का वीडियो देखा, मुझे काफ़ी हेल्प मिली और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो देखिए, आपका हमारा काम विद्यार्थियों के जीवन में, एस्पिरेंट्स के जीवन में जो सहायता कर सकते हैं उस पर निर्भर है। तो जब भी आपने बोला है, मैं आपके साथ स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हूँ। सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वेलकम।